अभी तक चैप्टर जो 31 है उसके अंदर हम लोगों ने बेटा शुक्र जनन जो है और नरों के अंदर हार्मोनल नियंत्रण है उस टॉपिक को अभी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आता है अंड जनन की क्रिया जो है उसके बारे में हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम ये समझेंगे कि अंड जनन होता क्या है ना। अंड जनन क्या होता है, तो जो मादा होती है उसका 10th क्लास में भी आपने पढ़ा है कि जो मुख्य जनन अंग होता है वो होता है अंडाशय, है ना। अंडाशय जैसे नरों के अंदर कौन सा होता है, वृषण, वैसे ही अंडाशय जो होता है वो जो है मुख्य जनन अंग होता है। उस जनन अंग के अंदर युग्मक बनता है जिसे हम मादा युग्मक कहेंगे और वो मादा युग्मक होता है कौन सा, अंडाणु। आगे बात समझ में, तो ऑब्वियस सी बात है अंड जनन में किसका निर्माण होगा, अंडाणु का। और किससे होगा, जो अंडाशय होता है मादा का, है ना। अंडाशय की जो आदि, अंडाशय के अंदर जो आदि जनन कोशिकाएं होती हैं, आदि जनन कोशिकाओं से किसका निर्माण होना, मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण होना। ये क्रिया हमारी क्या कहलाएगी, अंड जनन की क्रिया कहलाती है। अंडाशय पता है ना कहाँ होते हैं, अगर मैं डायग्राम इन शॉर्ट बना के बताती हूँ आपको, तो ये इस तरीके से कुछ मादा भाग होता है, यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब होती है इस तरीके से ये, और यहाँ पर अंडाशय जो होते हैं दो पाए जाते हैं, और ये गर्भाशय होता है ना, इस तरीके का हम लोगों ने पढ़ा है। तो अभी देखो, तो अंड जनन की क्रिया विधि है, तो अंड जनन क्या होता है, क्या समझे, तोड़ो शब्द को, अंड यानी अंडाणु, जनन यानी निर्माण, अंडाणु का क्या होना, निर्माण होना। कहाँ होगा, ऑब्वियस सी बात है मादा जनन के अंदर। मादा जनन कौन सा है, अंडाशय। तो अंडाशय के अंदर उपस्थित आदि जनन कोशिकाओं से मादा युग्मक अंडाणु का जो निर्माण होता है, जिस प्रक्रिया के द्वारा होता है, उसे हम अंड जनन कहते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवन आपके प्रैक्टिकल के अंदर भी है क्वेश्चन, आपको थ्योरी में भी आ सकता है और प्रैक्टिकल में भी आ सकता है कि अंडाशय की अनुप्रस्थ काट का अध्ययन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल में आपको कुछ नहीं होगा, सिर्फ स्लाइड रखी जाएगी, डायग्राम आपने बनाना है, और जो मैं अब समझा रही हूँ उसी से रिलेटेड आपको क्या किए जाएंगे, क्वेश्चंस किए जाएंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। प्रैक्टिकल भी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, ये मान के चलो कि 2 प्रैक्टिकल आपके कंप्लीट हो गए हैं इसी तरीके से। अगर आपने वृषण की अनुप्रस्थ काट ढंग से पढ़ लिए तो, और आप अगर अंडाशय की अनुप्रस्थ काट पढ़ते हो तो, है ना। तो यहाँ पर देखो, अंडाशय जो है अगर उसका हम अध्ययन करते हैं, मादा जनद है क्योंकि ये मादाओं में अंडाणु का क्या करता है, निर्माण करता है, और मादा हार्मोन जो होता है जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, उसका भी निर्माण करता है। तो अंडाशय की अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करते हैं, तो अंडाशय को 2 भागों में हम पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं हम आवरण, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, स्ट्रोमा, है ना। तो आवरण जो होता है वो 2 परतों से मिलकर बना होता है। सबसे बात करेंगे बाहर की, यानी इस तरीके से ये अंडाशय है मान लो, है ना। तो इसका जो आवरण होता है, ये बाहर ही बाहर आप 2 परतें देख रहे हो, ये इसका क्या है बेटा, आवरण है। ठीक है, 2 परतों से मिलकर बना होता है, और बाहर वाली कहलाती है मीजोवेरियम। काम क्या है इसका, अभी हम लोगों ने डायग्राम देखा था, तो यहाँ पर गर्भाशय है और यहाँ पर क्या है, अंडाशय। तो अंडाशय को उदर गुहा की भित्ति से और गर्भाशय से चिपकाने का काम किसका है, इस मीजोवेरियम का काम है। आगे समझ में, तो मीजोवेरियम क्या करती है, हमारे जो मादाएं होती हैं, मादाओं के जो अंडाशय होते हैं उनको उदर गुहा की भित्ति से और गर्भाशय, ये जो गर्भाशय है, ये गर्भाशय है ना, तो गर्भाशय की जो भित्ति होती है उससे चिपकाने में मदद करती है। तो बाहरी जो उसकी लेयर होती है वो मेसोवेरियम कहलाती है। अंदर वाली जो होती है वो कहलाती है क्या, जननिक उपकला। क्या कहलाती है, जननिक उपकला कहलाती है। तो जननिक उपकला जो होती है वो हमारी सेकंड होती है, और इसके अंदर इसका निर्माण जो होता है वो घनाकार कोशिकाओं से होता है। और ये घनाकार कोशिकाएं आदि जनन कोशिकाएं होती हैं, जिनमें विभाजन से किसका निर्माण होता है, मादा युग्मक अंडाणु का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये जननिक उपकला होती है, ये चीज ध्यान रखना। तो 2 लेयर्स आपकी क्या होती है, अंडाशय के अंदर पाई जाती है। फिर इसके अंदर जितना भी अंदर जो भरा हुआ भाग होता है वो हमारा क्या कहलाता है, स्ट्रोमा कहलाता है। पिट्ठी का नाम सुना है ना।
तो अंडाशय के अंदर जो बीच वाला भाग है, जो आवरण होते हैं, उनके अंदर संयोजी ऊतक से बना हुआ क्या पाया जाता है, स्ट्रोमा पाया जाता है। इसको दो क्षेत्रों में डिवाइड करते हैं। बाहर परिधि वाला हिस्सा है ना, यानी ये बाहर वाला हिस्सा, ये काफी थोड़ा सघन होगा, है ना, यहाँ का ऊतक बहुत ज्यादा पास पास में होगा, मतलब इसको हम वल्कुट या कॉर्टेक्स बोलेंगे, कॉर्टेक्स या क्या बोलते हैं, वल्कुट। और बीच वाला क्या कहलाएगा, मध्यांश या मेडुला कहलाएगा। ठीक है, ये वीरल होता है। वीरल का मतलब यहाँ का ऊतक थोड़ा ऐसे होता है, ढीला होता है, और यहाँ का कैसा होता है, टाइट होता है। आगे बात समझ में। अब कॉर्टेक्स के अंदर क्या होती है, अंडाशयी पुट्टिकाएं पाई जाती हैं, यानी ऐसी गोल गोल संरचनाएं होती है। अभी हम लोग देखेंगे कौन कौन सी पुट्टिकाएं होती हैं। इनसे ही फिर क्या होता है, अंडाणु का क्या होता है, निर्माण होता है। और ये पुट्टिकाएं जो हैं, जब आपका डेवलपमेंट, यानी अगर मैं हूं और मेरा डेवलपमेंट कब हो रहा था, मेरी माँ के गर्भ में हो रहा था, मैं यानी विकसित हो रही थी, है ना, 9 महीने, तब ही मेरे शरीर में इन पुट्टिकाओं का क्या हो गया था, निर्माण हो गया था। तो ये चीज ध्यान रखना कि ये जो पुट्टिकाएं हैं वो कब बन जाती है बेटा, तब बनती है जब हम माँ के गर्भ में होते हैं। आ गई बात समझ में। तो ये पुट्टिकाएं पाई जाती है, उन पुट्टिकाओं में विकास होकर अंडाणु यानी मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि अंडाशय पुट्टिकाएं कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो इसके बारे में, पुट्टिकाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, अब हम लोग देख रहे हैं कि अंडाशय के अंदर जो पुट्टिकाएं होती हैं वो कौन कौन सी पाई जाती है। तो देखो, पुट्टिकाओं के 4 प्रकार है बेटा, प्राथमिक पुट्टिका, द्वितीय पुट्टिका, तृतीय पुट्टिका और परिपक्व पुट्टिका। आ रही बात समझ में। तो पहले हम समझते हैं प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय पुट्टिकाओं को जो है क्या क्या होती है। तो सबसे पहले जो प्राथमिक पुट्टिका होती है, जैसे लाइक ये अंडाशय है ना, तो अंडाशय में यहाँ पर आप प्राथमिक पुट्टिका बनाओगे। प्राथमिक पुट्टिकाओं में 2 चीजें पाई जाती है। पहली चीज कौन सी होती है बेटा, अंडजन्य कोशिका, जिसको ऊगोनियम कहते हैं। मैंने बार बार नोट्स के अंदर ऊगोनियम लिखा है, आपने देखा होगा। तो ऊगोनियम को हिंदी में अंडजन्य कोशिका कहते हैं, क्योंकि कई बार पेपर के अंदर ऊगोनियम भी लिखा जाता है या हिंदी में होते हैं तो अंडजन्य कोशिका भी लिखा हुआ आ सकता है। तो आप कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए दोनों ही टर्म आपकी यूज की जा रही है। तो फर्स्ट जो होती है यानी ऊगोनिया जो होता है, देखो ये जो ऊगोनियम आपको दिख रहा है, इस ऊगोनियम का निर्माण एक्चुअली कहाँ से होता है, जो जनन उपकला, अंडाशय के अंदर वाली लेयर कौन सी थी, जनन उपकला। तो जनन उपकला की आदि जनन कोशिकाएं जो होती है, आदि जनन कोशिकाएं जो होती है, यानी ये जो अंडाशय है उसकी अंदर वाली जो लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं, जनिक उपकला। तो जनिक उपकला के अंदर जो आदि जनन कोशिकाएं होती हैं, उनसे इस ऊगोनियम या अंड जननी कोशिका की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब ये जो प्राथमिक पुट्टिका है ना, तो प्राथमिक पुट्टिका के अंदर एक तो बीचों बीच जो होता है वो अंडजन्य कोशिका या ऊगोनियम पाया जाता है। इसके साइड में जो लेयर्स पाई जाती है कोशिकाओं को, उसको बोला जाता है पुट्टकीय कोशिका। तो पुट्टकीय कोशिकाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, पाई जाती है। आगे बात समझ में। तो पुट्टकीय कोशिकाएं और अंडजन्य कोशिकाएं जो हैं वो जो है कंबाइंडली मिलकर किसका निर्माण क्या कहलाती है, प्राथमिक पुट्टिका कहलाती है। मतलब इस तरीके से ये अंडजन्य कोशिका और इसके साइड में फ्लावर जैसे कोशिकाएं अरेंज रहती है, जिन्हें पुट्टकीय कोशिका कहा जाता है। तो ये संरचना हमारी प्राथमिक पुट्टिका कहलाती है। फिर बात आती है द्वितीय पुट्टिका। तो द्वितीय है तो याद रखो कि इसके अंदर पुट्टकीय कोशिकाओं की कितनी परत थी बेटा, एक। अब यहाँ पर द्वितीय 2 परत आएगी, बाहर की ओर आएगी थीका सेल लेयर और अंदर आएगी मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। तो इस तरीके से अगर हम इसको समझते हैं ना, अगर मैं डायग्राम बनाती हूँ तो देखो यहाँ पर ये बीच में आ गया आपका ऊगोनियम, इसके बाहर जो कोशिका की अंदर की ओर कोशिका की लेयर होगी मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, और इसके बाहर दूसरी लेयर होगी, वो कौन सी होगी, थीका सेल लेयर होगी। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट आप इस तरह से एरो करके स्ट्रक्चर बनाओगे, बीच में एरो, और फिर यहाँ पर 2 सेल्स की क्या बनाओगे, पुट्टकीय कोशिकाओं की 2 परत बनाओगे। तो और नामांकित आपको करना है। तो ये प्रैक्टिकल में ये काम आपको करना है, ये चीज ध्यान रखना, ये प्रैक्टिकल में काम आएगा आपको। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है, ये ध्यान रखना कि जो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा की जो कोशिकाएं होती है वो एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रवण करती है, जो कि मादा हार्मोन होता है, और मादा के द्वितीय जो लक्षण होते हैं उनको कंट्रोल करता है। द्वितीय लक्षण कौन से होते हैं मादा को, आवाज का पतली होना, है ना,
जो स्तन का विकास होना, तो द्वितीय लैंगिक लक्षणों का जो विकास होता है वो एस्ट्रोजन की मदद से होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण जो है मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा की जो कोशिकाएं होती हैं इनके द्वारा किया जाता है, ये चीज आप ध्यान रखना। फिर आता है तृतीय पुट्टिका। तृतीय पुट्टिका है तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, 3 लेयर्स होगी, 3 कोशिकाओं की परतें होगी oogoनियम के बाहर, ठीक है। प्लस यहाँ पर एक और चीज जुड़ जाती है जिसका नाम है एंट्रम या पुट्टिका गुहा। क्या होता है देखो, ये जो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा थी जो कि आंतरिक परत थी oogoनियम के चारों ओर, ये वाली, ये कुछ पोषक पदार्थों का क्या करती है, स्रवण करती है। मतलब पोषक पदार्थ का स्रवण करने की वजह से यहाँ पर ये तरल भर जाता है और इस तरल के भरने से एक खाली जगह बन जाती है जिसे कहा जाता है पुट्टिकीय गुहा। आगे बात समझ में, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा एक तरल स्रावित करती है जिसकी वजह से मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा क्या होती है, दूर हो जाती है और बीच में ये पोषक तरल भर जाता है जिसको बोला जाता है पुट्टिका गुहा या एंट्रम, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर को समझते हैं। तृतीय पुट्टिका को बीच में आ गया oogoनियम, बाहर की ओर जो पुट्टिकीय कोशिकाओं की लेयर है वो है कोरोना रेडिएटा। आ रही बात समझ में। फिर आ गई कौन सी, सेकंड नंबर पे मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा और तीसरी हो गई थीका लेयर जो कि सबसे बाहर होती है। तो ये आपके कहाँ बनाना है आपको, तृतीय पुट्टिका, ये इसके बाद यहाँ पर इसको प्राथमिक लिखोगे, इसको द्वितीय, इसको नामांकन करोगे, फिर यहाँ पे तृतीय और फिर लास्ट में आपके बनेगी यहाँ पर परिपक्व। आगे बात समझ में। तो इस तरह से आपको अंडाशय की अनुप्रस्थ काट में 1 by 1 जो है डायग्राम बनाने हैं। तो हम लोग अब देखते हैं परिपक्व पुट्टिका की स्ट्रक्चर। देखो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चौथी जो हमारी पुट्टिका अंडाशय में पाई जाती है। देखो प्राथमिक हो गई, द्वितीय हो गई, तृतीय हो गई, ये ग्राफीन या परिपक्व पुट्टिका। यहाँ मैंने आपको अंडोत्सर्ग दिखा रखा है, ठीक है, अंडोत्सर्ग, तो अंडोत्सर्ग की क्रिया ये है। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे परिपक्व पुट्टिका की संरचना क्या होता है। देखो सबसे पहले जब तक भ्रूणीय अवस्था में रहता है तो ये oogoनियम जो होता है वो बना हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि oogoनियम के अंदर ये जो oogoनियम है, अभी तक आपने प्राथमिक पुट्टिका में देखा था कि सेंटर में क्या उपस्थित था, oogoनियम। oogoनियम जो है बेटा वो भ्रूणीय अवस्था में पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो पाता। उसके अंदर क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन तो क्या होता है, शुरू होता है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन की जो प्रथम अवस्था होती है, और प्रथम भी कौन सी, पूर्वावस्था प्रथम। आपको पता है अर्धसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था प्रथम वापिस काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है, जिसमें लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकोटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस पाई जाती है। तो ये विभाजन जो है ना वो भ्रूणावस्था के अंदर शुरू होता है, लेकिन कहाँ जाकर रुक जाता है, डिप्लोटीन अवस्था के अंदर क्या हो जाता है, रुक जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि क्वेश्चन नीट में इस तरीके का पूछा जाता है कि कौन सी अवस्था में जो विभाजन है वो रुकता है। तो डिप्लोटीन अवस्था जो होती है, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम की पूर्वावस्था प्रथम में विभाजन रुक जाता है, तो प्राथमिक बन जाती है, द्वितीय बन जाती है, जो तृतीय होती है उसके बाद परिपक्व पुट्टिका का निर्माण नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि परिपक्व पुट्टिका के अंदर द्वितीय oocyte जो होता है वो पाया जाता है किसकी जगह, oogoनियम की। मतलब oogoनियम चेंज हो जाता है किसमें, द्वितीय oocyte में। और कब चेंज होता है, जब अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, पूरा होता है। अर्धसूत्री प्रथम क्या होता है, पूरा होता है, लेकिन अर्धसूत्री प्रथम पूरा हो ही नहीं पाया, इसीलिए जो भ्रूणावस्था होती है उस समय oogoनियम से द्वितीय oocyte नहीं बन पाता, तो परिपक्व पुट्टिका का निर्माण भी नहीं हो पाता। गेट इट? ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो परिपक्व पुट्टिका है, यानी जब लड़की का यौवनारंभ शुरू होता है, मतलब वो 11 साल की हो जाती है, 12 साल की हो जाती है ना, उस समय क्या होता है कि ये oogoनियम में अर्धसूत्री विभाजन फिर से शुरू होता है। शुरू होकर द्वितीय oocyte क्या हो जाता है, बन जाता है। तो परिपक्व पुट्टिका का क्या होता है, निर्माण होता है। अब परिपक्व पुट्टिका के अंदर देखो कौन कौन सी लेयर्स पाई जाती है। सबसे पहले बीच में oogoनियम की जगह अब क्या लिखोगे आप, द्वितीय oocyte पाया जाता है। इसके बाहर ये द्वितीय oocyte क्या करता है, एक परत का स्रवण करता है, एक परत बनाता है इसके चारों ओर, जिसको कहा जाता है जोना पेल्लुसिडा। तो ये आपको क्वेश्चन आ भी सकता है नीट में कि जोना पेल्लुसिडा का निर्माण जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो द्वितीय oocyte खुद करता है। आगे बात समझ में। फिर इसके बाहर कोशिकाओं की एक परत पाई जाती है जिसको कोरोना रेडिएटा कहा जाता है। एंट्रम गुहा काफी बड़ी हो जाती है। आगे बात समझ में, इतनी बड़ी हो जाती है कि ये द्वितीय oogoनियम यहाँ पर सिर्फ इस गुहा के अंदर लटका हुआ फील होता है, और जो कोशिकाएं, जो कोशिकाओं का समूह इसको यहाँ लटका के रखता है इस पूरी गुहा में, उसे जर्म हील कहा जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जर्म हील क्या होता है, तो वो कोशिकाओं का समूह जो द्वितीय oocyte को परिपक्व पुट्टिका होती है उसकी एंट्रम गुहा जो होती है उसके अंदर लटके रहने
में क्या करता है, मदद करता है। फिर इस गुहा के बाहर कोशिकाओं की लेयर क्या कहलाएगी, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, और जो थीका सेल लेयर थी वो दो में डिवाइड हो जाती है, अंदर वाली थीका इंटरना कहलाती है और बाहर वाली थीका एक्सटर्ना कहलाती है। आगे बात समझ में, तो ये हमारी किसकी संरचना हो गई, परिपक्व पुट्टिका की हो गई। अब क्या होता है, जैसे ही हमारे मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स होते हैं उसका जो 15वां दिन होता है, यानी 28 दिन जो होते हैं, 28 या लगभग 30 दिन का गैप होता है हमारे पीरियड्स के अंदर, ठीक है। तो 28 का अगर बीच का निकालते हो तो कौन सा होता है, 14वां दिन या फिर 15वां दिन। तो इस समय क्या होता है, ये द्वितीय जो oocyte होता है, जो परिपक्व पुट्टिका के बीच में पाया जाता है, ये यहाँ से निकल जाता है। मतलब ये जो कुछ जो जोना पेलुसिडा हो गई, कोरोना रेडिएटा हो गई, ये लेयर्स इसके ऊपर लगी रहती है, बाकी इस गुहा के अंदर से क्या हो जाता है, निकल जाता है LH हार्मोन की अधिकता के कारण। हार्मोन जो होता है जिसको अग्रपीयूष रिलीज करती है, LH हार्मोन है ना, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तो उसकी प्रेजेंस के अंदर ये क्या करता है, ये जो द्वितीय oocyte है वो निकलता है और ये अंडाशय की भित्ति से भी बाहर निकल जाता है। तो इस क्रिया को हम बोलते हैं बेटा अंडोत्सर्ग। आगे बात समझ में, यानी जो द्वितीय oocyte है उसका परिपक्व पुट्टिका की कुछ परतों के साथ, कुछ लेयर्स के साथ अंडाशय से बाहर आने की क्रिया क्या कहलाती है, अंडोत्सर्ग कहलाती है। अब ये द्वितीय oocyte तो क्या हो गया, निकल गया इस तरीके से, है ना, बचा क्या, कुछ कोशिकाओं का समूह लास्ट में रह गया ना। तो ये कोशिकाएं मिलकर जो संरचना बनाती है उसे क्या कहा जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ल्यूटियल कोशिकाएं होती हैं जिसमें क्या होता है, ल्यूटीन नामक वर्णक पाया जाता है ना, और ये किस रंग का होता है, पीले कलर का। तो ये जो संरचना बनती है ना फ्लावर लाइक, जिसको हम कॉर्पस ल्यूटियम कह रहे हैं, ये एक्चुअली कैसी होती है, पीले रंग की होती है। किसकी वजह से, ल्यूटीन नामक वर्णक के कारण। ये क्वेश्चन आपको नीट में आ सकता है, तो आप ध्यान रखें इस चीज का। अब कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या है बेटा, कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। अब ये प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, गर्भाशय की भित्ति को क्या करता है, मोटा करता है। तो अगर निषेचन होता है तब तो क्या होता है, ये प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता रहता है, ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, ऐसा का ऐसा बना रहता है। क्यों, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन की वजह से ही गर्भाशय की भित्ति मोटी रहती है और यहाँ पर जो भ्रूण है वो इससे जुड़कर क्या होता है, विकसित होता है। लेकिन अगर निषेचन नहीं हुआ, मतलब अंडाणु जो रिलीज हुआ, ये द्वितीय oocyte आया, इस द्वितीय oocyte को अगर शुक्राणु नहीं मिला, निषेचन की क्रिया नहीं हुई है ना, तो अगर निषेचन की क्रिया नहीं होती तो ये कॉर्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, नष्ट होना शुरू हो जाता है। आगे बात समझ में, तो ये जो भित्ति होती है वो झड़ जाती है और उसे ही हम पीरियड्स कहते हैं। आगे बात समझ में, तो प्रोजेस्टेरोन का स्तर कम हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम के नष्ट होने से, और ऑटोमेटिकली ये भित्ति हमारी झड़ जाती है गर्भाशय की, और हम इसको पीरियड्स कहते हैं। और धीरे धीरे ये कॉर्पस जो ल्यूटियम है वो किस में बदल जाता है, कॉर्पस एल्बिकेंस में बदल जाता है, यानी डीजनरेट होना शुरू हो जाता है। और फिर से एक नई ये जो पुट्टिका है, तृतीय पुट्टिका, ये फिर से किसमें, परिपक्व पुट्टिका में चेंज होना शुरू हो जाती है, और फिर से ये साइकिल शुरू होती है, फिर पीरियड आते हैं। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस क्या होता है, चलता रहता है। तो ये हमारे अंडाशय की आंतरिक संरचना कंप्लीट होती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अंड जनन कैसे होता है, मादाओं में अंडाणु निर्माण कैसे होता है।